पाकिस्तान पर हर इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर हमला कर देने से दुनिया में कोई अहमक ही होगा जो समझेगा कि मसला हल हो जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमने सुनी है, उसमें भी जो उनका कमांडर है वो बहुत परेशान है। उसको नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से मेरे तैयारे गायब होते जा रहे हैं एक करके। कितने अनलॉक्ड हैं। उसने ये सोचा कि हम अपने तैयारों की ज्यादा तादाद शो करके पाकिस्तान को इंटिमिडेट कर लेंगे कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स उन पर अटैक ना करे। वो पूरा का पूरा स्ट्राइक ग्रुप क्या सिर्फ ये वेट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई फायर आए, उनको पता ही नहीं लगा और उन्होंने हिट ही नहीं किया। वो चिप्स जो रशिया खुद से ओपन मार्केट से नहीं खरीद सकता, वो इंडिया खरीद कर वहाँ पे यूज कर लेगा और इस तरह से वो तैयारे बन जाएंगे। इंडोनेशिया ने भी जो तैयारे लेने थे, राफेल्स खरीदने थे, खबरें यह है कि वो भी रिव्यू कर रहे हैं कि हमें लेने भी चाहिए या नहीं। इंडिया के पास अब कुछ ऑप्शंस जो है ना वो नहीं रहे। वो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि हमारे तैयारे में कोई फॉल्ट नहीं। एक रफाल तैयारे की कीमत में ये 100 दफा रिपेयर हो सकता है। इंडिया में राफेल तैयारे के स्पेलिंग भी चेंज कर रहे हैं, RAFAIL। वो तो 1 घंटे की उसकी फ्लाइट जो ना $40,000 में पड़ी। दोनों रशियन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने पीछे खड़ा करके एक तरह से वो वेस्ट को भी ये तासर दे रहे थे कि देखें आपके तैयारे नाकाम हो गए। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ईरान, टर्की, आजरबाईजान, उसके बाद अमेरिका। किसी हद तक उन्होंने फ्रांस को भी ये मैसेज दे दिया। जिस प्रेसिडेंट ने उनको आईफोन मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं दे रहा, तो वो आप समझ रहे हैं कि F-35 कहाँ जाने देगा। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो एंटी ड्रोन वॉरफेयर की तरफ भी जाए। पाकिस्तान और उससे ज्यादा इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी इकोनॉमी और उसका सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कि वहां पर रोजाना ड्रोन आ रहे हैं। जो सिविलियन ड्रोन्स हैं उनको मिलिट्री ड्रोन्स में कन्वर्ट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब इंटरनेशनली एक चेकलिस्ट ओपन अवेलेबल होगी पाकिस्तानियों के सामने, इंडिया के सामने और दुनिया के सामने, साजिश करने वालों के पास रूम कम होता जाएगा। इंडियन अवाम को वो बड़ी कामयाबी से 20-25 साल में इस धोखे में रखने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई भी इंडिया से पीस नहीं चाहता। जिस धोखे का वो शिकार हुए हैं वो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि इंडिया को एक ऐसे बबल में ले गए हैं कि जिसमें उनको ये लगता है कि वो अमेरिका से भी ताकतवर हो चुके हैं। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच क्यूरोसिटी पॉडकास्ट के एक और सेशन के साथ आपके साथ हैं। ये स्पेशल पॉडकास्ट जो 3 थे और इसका एक हिस्सा पहले हो चुका जिसमें हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो 4 दिन का स्टैंड ऑफ रहा है, इसमें कौन विनर है और कौन लूजर है सो कॉल्ड। उस पर हमने बड़ी डिटेल में बात की, मैंने और सैयद हुसनैन हैदर ने। दूसरा पार्ट इसका यह है कि इंडिया के मुताबिक उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पास किया है, यानी उनके ख्याल के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, वो पाकिस्तान पर किसी भी लम्हे अटैक कर सकते हैं। जाहिर है इसके पीछे वजह यह है कि वो एक ऐसी टेंजिबल विक्ट्री चाहते हैं जो ना सिर्फ वो अपने अवाम को हकीकी तौर पर बेच सके बल्कि दुनिया भी तस्लीम करे कि हाँ वो जीते हैं, जो कि अब तक नहीं तस्लीम कर रही। हम ये गुफ्तगू करेंगे कि ये पास उनका क्या है और क्यों है और वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी मुस्तकबिल करीब में और फॉर फ्यूचर में। वो क्या तैयार होना चाहते हैं पाकिस्तान के मुकाबले के लिए, अपनी क्या चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं जो इस दफ़ा 4 दिन के स्टैंड ऑफ में उन्हें नाकामी देखना पड़ी है। दूसरी हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हकीकी मानों में अमन कैसे कायम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कंसर्न्स वाकई जेन्युइन हैं और वो उन मसाइल की बात करते हैं जो हकीकी मसाइल हैं, जो ट्रस्ट का लेवल इतना नीचे आ गया है, इसको कैसे ऊपर किया जा सकता है कि हम वाकई अमन की तरफ जा सकें। क्योंकि इंडिया ने जो रविश इख्तियार कर ली है, नरेंद्र मोदी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कि इंडिया में कुछ भी बुरा होगा तो जाहिर है उसकी वजह एक ही है कि पाकिस्तान ने कुछ किया होगा और उसका हल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। जाहिर है दुनिया का कोई समझदार आदमी इस फॉर्मूले को नहीं मानेगा और ना ये कहेगा कि हाँ इस तरह से अमन हो सकता है। जाहिर है इस तरह नहीं हो सकता। तो फिर किस तरह, क्या इंडिया के लिए एक वायबल ऑप्शन क्या है और पाकिस्तान के लिए एक पीसफुल ऑप्शन क्या है कि इंडिया को कैसे एंगेज करे कि हम बगैर जंग के रफ्ता रफ्ता पहले एतमाद की तरफ जाएं और फिर अमन कायम कर सकें। इन दोनों पॉइंट्स पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये, आप जानते हैं कि कल एक अफसोसनाक वाक़या खुजदार में हुआ कि APS स्कूल के बच्चों के ऊपर BLA की दहशतगर्द तंजीम ने एक खुदकुश हमला किया और जिसमें 6 बच्चों की और 2 उनके उस्ताद की जानें चली गई। इस खुदकुश हमले पर जितना अफसोस और गम और गुस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके साथ मुझे एक और बात पर भी बहुत दुख है कि इंडिया ने इस इंसानी एक आफत को भी, इस इंसानी सानहे पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार नहीं किया। जबकि पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तानियों ने और गवर्नमेंट दोनों ने अफसोस का इजहार किया, हमने इसको कंडेम भी किया, लेकिन इंडिया ने इस इंसानियत सोज वाक़े पर कोई भी अफसोस का इजहार नहीं किया, इसको कंडेम नहीं किया। हालांकि अमेरिकन सफ़ीर ने जो पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया में इसको, इस वाक़े को, इस हादसे को कंडेम किया गया है। वो लोग जो मज़दूरों को बसों से उतार कर पंजाबी कहकर
कत्ल कर रहे थे, अब उन्होंने बच्चों को आकर मारना शुरू कर दिया है कि ये भी पंजाब से आए हैं या ये फिर फौजियों के बच्चे हैं। इस तरह की तंजीम बदतरीन दहशतगर्दी कर रही है और ये किसी भी तौर उन बलोचों के नुमाइंदे नहीं हैं जो पिसी हुई आवाम के राइट्स मांगते हैं, जिनकी हम भी हमायत करते हैं। सबसे पहले हम मुख्तसरन इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है कि BLA ने ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की है खुजदार में, इसके पीछे इंडिया की प्लानिंग और फाइनेंस है, क्योंकि वो अपनी खिफ़त मिटाना चाहते थे। ऑपरेशन संदूर में जो उनको बुरी तरह से नाकामी हुई है, उसकी खिफ़त मिटाने के लिए अब वो BLA और इस जैसी दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल करने की हद तक आ गए हैं। सईद हुसनैन हैदर साहब, कैसे हैं आप और इस बात पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहूँगा कि बिल्कुल मैं इसे इत्फाक करूँगा इस बात से कि ये दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ है, ख़ास तौर पे खुजदार में जो बच्चों को निशाना बनाया गया है, ये बेसिकली इंडिया की प्लानिंग का नतीजा हो सकता है। क्योंकि ये तय था कि इंडिया को जितनी इस जंग में जो 4 दिन तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई और जिसमें इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त हुई, यानी पाकिस्तान की पहली लिमिटेड वॉर विक्ट्री थी ये 60 साल में। तो इसमें इंडिया ऐसी विक्ट्री जिसको पूरी दुनिया ने माना, ये जो रजिस्टर हुई। लेकिन जो इंडिया है, अब उसने चूँकि बदला भी लेना है, तो ये बात एक तय थी कि इंडिया 2 तरीक़ों से बदला ले सकता है। एक तो ये कि वो अपनी फ़ोर्स के साथ कोई नया अटैक करे, एयरफोर्स को यूज़ करे, किसी और मिलिट्री एसेट को यूज़ करे, और एक तरीका ये होता है कि आप अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से बदला लेते हैं। इसकी एक मिसाल हम बल्कि इसकी चंद मिसालें जो हैं वो पहले भी देखी जा चुकी हैं कि जब 2008 में नवंबर में मुंबई में अटैक्स हुए थे, तो उसके कुछ ही माह के बाद पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला होता है। उसके बाद 2 साल के बाद 2011 में और फिर 2012 में लगातार पाकिस्तान की मेहरान जो नेवल बेस थी कराची में, उस पर हमला होता है। फिर जो दूसरी बेस थी कामरा में, मिन्हास बेस, उसके ऊपर हमला होता है। तो ये इन सारे हमलों से ये साबित होता है कि इंडिया जो है वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बदला लेने की कोशिश करता है फॉर सपोज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ पाकिस्तानी लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो इल्ज़ाम वो लगाते हैं, तो फिर वो उसका बदला लेने के लिए भी अपनी सारी प्रॉक्सीज़ को पूरे तरीके से यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉक्सी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता था कि वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का निशाना बनाए, वो पाकिस्तानी तैयारों के ऊपर, नेवल तैयारों के ऊपर हमला करे जो बेसिकली भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सर्विलेंस के लिए उनका कोई भी जो है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ उनका कोई रोल ही नहीं था, लेकिन उन पर भी अटैक किया गया। तो ये तय था कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ का बदला लेगा। तो ऐसा लगता है कि उसने खुजदार के जरिए जो है ना वो बदला ले लिया है या एक हरकत की, यानी एक हरकत की है। अच्छा, मतलब ये अभी आगाज़ है, मेरे ख्याल में अभी इस तरह के और वाक़यात भी इंडिया कर सकता है। हाँ, और इसमें हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, अपने इदारों से भी सवाल पूछना चाहिए कि वो क्यों नाकाम हुए। क्योंकि खुजदार जिस जगह पर है वो एक तो सैकड़ों किलोमीटर खाली सड़क पर चलने के बाद आता है, और ऐसी जगह नहीं है कि जिसको डिफेंड ना किया जा सके। टेररिस्ट वहाँ तक पहुँचे कैसे, उन्होंने अटैक कैसे किया, ये पहला सवाल हमारा अपनी गवर्नमेंट से, सिक्योरिटी के इदारों से भी है। उसके बाद खास तौर पे इस ऐसे वक्त में जबकि हमें ये पता है कि टेररिस्ट कहीं भी किसी भी चीज़ को अटैक कर सकते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी और इतना ट्रेन को, आप देखेंगे जाफर एक्सप्रेस को अगर उन्होंने टारगेट किया तो बसेस को टारगेट करना तो उनके लिए बहुत आसान है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको मार दिया जाए। अब मुझे ये बताइए सईद हुसैन हैदर साहब कि वो कहते हैं इंडियंस के नरेंद्र मोदी और उनकी फोर्सेस के हमने ऑपरेशन संदूर को पास किया है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो भी अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। अच्छा, एक तो है शॉर्ट टर्म तैयारी, जो मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या इससे बेहतर कर सकते हैं। ज़ाहिर प्लानिंग ही कर सकते हैं और शायद यही कुछ कर रहे हो जैसा कि अभी खुजदार में हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि इस 4 दिन के स्टैंड ऑफ में उन्होंने यकीनन देख लिया होगा कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। जी, पहले तो मैं ये बताइए कि वो क्या लॉन्ग टर्म तैयारी इस वक्त कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को अगर अगली दफ़ा हमने आउट स्मार्ट करना है तो वो क्या करें? क्या उनके लिए सबसे अशद ज़रूरी चीज़ है जिसमें इस बार उनको नाकामी हुई और वो सोच रहे होंगे कि हमें अगली बार नहीं होनी चाहिए, और क्या उनको करना चाहिए? वो क्या कर रहे होंगे इस टाइम? देखिए, पहले तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म तैयारी की, कि शॉर्ट टर्म में तो इंडिया जो है उसके पास कई तरह की ऑप्शन हैं, जैसे कि अपनी प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को, BLA टाइप ग्रुप्स को यूज़ करके या तालिबान टाइप ग्रुप्स को यूज़ करके पाकिस्तान पे अटैक करवाए जाएँ। जैसा कि आपको पता है कि पहलगाम वाक़े के फ़ौरी बाद इंडियन जो बैक्ड टेररिस्ट थे उन्होंने अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तानी
कुछ चौकियों पर हमला करने की कोशिश मैं की। सिर्फ उनकी मिलिट्री और ना जो डायरेक्ट उनकी तैयारी है उसकी बात करूँ, अब भी कॉवर्ड्स को और प्रॉक्सीज को छोड़ दें। देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो इंडिया के पास अब कुछ ऑप्शंस जो है ना वो नहीं रहे। यानी बज़ाहिर अगर वो लॉज को फॉलो करे, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे, तो वो डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर सकता पाकिस्तानी सरजमीन पर। उसके पास जो सबसे आसान रास्ता है, जो कि उसने पहले भी 99 में भी अपनाया था, कि पाकिस्तान के एक त्यारे को, अटलांटिक त्यारे को उसने तबाह कर दिया था, ये इल्ज़ाम लगा कर के ये हमारी फ़ज़ाई हदूद की, नेवल हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा था। अच्छा, ये तो हो गया इसी तरह शॉर्ट का टर्म। जी, ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म। टर्म में उसको क्या ज़रूरत होगी? अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये देखें कि लॉन्ग टर्म का तो मतलब ये है कि वो अब एक उसको पूरी एक फ़ौजी तैयारी की ज़रूरत है, अपना पूरा डॉक्ट्राइन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के साथ उसका जो एयरफोर्स का क्लैश हुआ है, इसमें उसको एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि उसने उसको ना पूरा जो उसका डॉक्ट्राइन था ना वो बदल गया। क्या यानी डॉक्ट्राइन? तमाम जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग थी कि जी चाइनीज़ वेपन्स जो है वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है और पाकिस्तानी फ़ोर्स जो है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल फ़ोर्स नहीं है, ये दोनों उसके जो कह लें कि चीज़ें थी, एक गलत फहमी थी उसकी, वो दूर हो गई है। तो अब उसकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग जो है वो इस तरह से चेंज होगी कि वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगा, दूसरा ये है कि वो अपने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जब वो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट थे जो वो ऐसा लगता है कि वो बड़े डिफरेंट थे। उसमें उसने ये सोचा कि हम अपने तैयारों की ज़्यादा तादाद शो करके पाकिस्तान को इंटिमिडेट कर लेंगे कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स उन पर अटैक ना करे। 70 तैयारों को, जैसा कि हमारे ब्रीफिंग दी गई कि 70 तैयारे दुश्मन के आए थे और हमारे 42 तैयारे थे, तो 70 तैयारों का मतलब ये था कि वो अपनी फोर्स को शो कर रहे थे कि आप डर जाएं और हम पर फायर ना करें। लेकिन हमने उनको स्मार्टली जो है वो प्ले किया और उसको हमने उनके 6 तैयारे गिरा दिए और वो एक भी मिसाइल फायर नहीं कर सके और उन्हें वापस जाना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम उनका मिसाइल यानी तैयारों के ऊपर मिसाइल जो फायर नहीं कर तैयारों के ऊपर, जो इंडियन सके, तैयारों हमारे पे तैयारों के ऊपर मिसाइल फायर नहीं कर सके, वरना हमारे मिसाइल तो तैयारों उन्होंने के- फायर किए हैं। जी, मिसाइल फायर किए हैं, हमारे तैयारों के ऊपर नहीं फायर कर सके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे वो ये होंगे लेकिन कि वो ये बताएं स्ट्राइक कि फर्स्ट करेंगे। वो जब पाकिस्तान उनको हिट कर रहा था तो वो इतने तैयारे उनके थे, ज़ाहिर है पूरा स्ट्राइक ग्रुप होगा ना, एक एक तैयारा तो नहीं ऐसे ही हवा में नहीं खड़े होंगे, आपको पता है पूरा स्ट्राइक ग्रुप बनता है उस तरह, फिर एक जाके डिफेंसेस को अटैक करता है, एक तैयारे को लॉक करता है और एक बैकअप के लिए भी होता है, पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप है पेचीदा। तो वो पूरा का पूरा स्ट्राइक ग्रुप क्या सिर्फ ये वेट कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई फायर आए, उनको पता ही नहीं लगा और उन्होंने हिट ही नहीं किया? ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, एक तो उनका जो मैंने आपको बताया कि हर लड़ाई के लिए ना रूल्स ऑफ जो एंगेजमेंट है ना वो पहले से तयशुदा होते हैं। इंडिया के जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो ऐसा लगता है कि ये उन्होंने तय किया था कि पाकिस्तान जैसे ही हमारे किसी तैयारे को लॉक करने की कोशिश करेगा तो हम उसको एंगेज कर लेंगे, फौरी तौर पे फायर शुरू कर देंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान तैयारे को सारे उसको फायर, सारे तैयारे उसको फिर बारी बारी जो भी उनके सामने फिर टारगेट है उसको तबाह कर देंगे, जो भी प्लानिंग थी उसके जो भी हिसाब से। प्लानिंग थी उस हिसाब से, बिल्कुल। तो अब उन्होंने, पाकिस्तान ने ये किया कि उनके तैयारों को लॉक ही नहीं किया, तो लॉक किए बगैर अपने मिसाइल जो है ब्लाइंडली फायर किए। उसके बाद उनको मिसाइलों को गाइड किया अवाक्स ने, और आपको पता है कि जो PL-15 है जिस मिसाइल से हमने दुश्मन के तैयारों को टारगेट किया है वो बेसिकली रडार गाइडेड है, तो उसको अवाक्स भी गाइड कर सकता है। उसमें बेसिकली मिड कोर्स डाटा लिंक की सहूलत होती है जिसके जरिए वो अपने टारगेट की तरफ मूव कर सकता है। तो लेकिन उसके अपने अंदर भी एक रडार सिस्टम नस्ब होता है जो बेसिकली ये एक कह लें कि एक्टिव होमिंग जो है ना मिसाइल है, क्योंकि इसका एक्टिव होमिंग का मतलब है कि उसके अपने अंदर एक ऐसा रडार सिस्टम नस्ब है कि जो खुद से भी किसी दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को ऑन कर देंगे तो आपका मिसाइल भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो मिसाइल को डिटेक्ट होने से बचाने के लिए उस सिस्टम को ऑफ रखा गया। फिर अवाक्स ने उसको गाइड करके दुश्मन के करीब पहुंचाया, तो दुश्मन के बहुत करीब पहुंचकर उसने अपने रडार सिस्टम को ऑटोमेटिकली ऑन किया और फिर उसने दुश्मन के तैयारों को हिट किया। तो अब इंडिया को ये समझ ही नहीं आ सकी कि उसके तैयारे एक एक करके गिरना शुरू हो गए। आप देखेंगे जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमने सुनी है, उसमें भी जो उनका कमांडर है वो बहुत परेशान है, उसको नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से मेरे तैयारे जो है वो गायब होते जा रहे हैं एक एक करके। तो इस तरह से उनके बारी बारी जब 6 तैयारे गिर गए तो अब मिलिट्री माइंड्स जो होते हैं ना उनको बात को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
कुछ ही देर की समझने की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। तो जैसे इंडियन कमांडर्स को ये समझ आ गई कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी एयरफोर्स को वापस बुला लिया। हालांकि वो उन्हें एंगेज करने का ऑर्डर भी दे सकते थे, लेकिन हाँ वो ना इसको कह लें कि वो एक खौफजदा हो गए। यानी बाकी तैयारे बचाने भी तो थे, क्योंकि कमांडर की जो पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उसने अपने एसेट्स को महफूज रखना है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उसने दुश्मन को शिकस्त देनी है। तो जब उन्होंने देखा कि अब हालांकि उनके उस वक्त भी 6 तैयारे गिरने के बाद भी कम से कम 64 प्लेन्स जो थे वो अभी भी फिजा में थे, पाकिस्तान से फिर भी ज़्यादा थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि और कितने PL-15 हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये सोच के उन्होंने फौरी तौर पे कितने अनलॉक्ड हैं, बिल्कुल। तो वो जब तैयारों को उन्होंने वापस बुला लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लिव टू फाइट अनदर डे। तो इसलिए उन्होंने अपनी एयरफोर्स को वापस बुला लिया। उसके बाद अनदर डे दिस इज पॉज नहीं, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने 4 दिन अटैक्स किए मुसलसल। अब पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटजी सिंपल ये रही इन 4 दिनों में कि हमने अपने बस एसेट्स को अगर बचा लें, अपने तैयारों को बचा लें तो ये काफ़ी है। एयर बेसिस को छोटा मोटा लॉस हो भी जाता है तो खैर। तो ये इसमें देखें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कामयाब रही और इन दी एंड जो है इंडिया को डिसएंगेज करना पड़ा। 7, 8, 9 और 10 तक ये बेसिकली पाकिस्तान की विक्ट्री थी, क्योंकि जितना डैमेज हमने इस दौरान सस्टेन किया वो समझने कि एक रफाल तैयारे की कीमत में ये 100 दफ़ा रिपेयर हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो उनको नुकसान पहुंचाया वो बहुत ही ज़्यादा पहुंचाया और इसलिए पाकिस्तान की विक्ट्री हो। अच्छा, अब मुझे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इंडियन मीडिया में नज़र आ रही है कि एक तरफ तो वो ये मानने पे तैयार नहीं है कि हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मीडिया में ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई है कि इनको F-35 लेने चाहिए या सुखोई तैयारे, रशियन तैयारे लेने चाहिए। इसका मतलब है कि बैक ऑफ द माइंड तो सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। अच्छा, अब खैर मिस्री साहब और उनकी फ़ौज तो इसको खुलेआम मान भी रही है, ये कह के कि देखिए जी टारगेट अचीव करना होता है, लॉसेस इतनी अहमियत नहीं रखते। अच्छा, राफेल तैयारा जो है उनकी नैरेटिव से ही गायब हो गया, उनके मीडिया से ही गायब हो चुका है। जी हाँ, ना सिर्फ उनके नैरेटिव से गायब है, बल्कि कुछ ऐसी खबरें रशियन मीडिया में और ट्विटर पर चल रही हैं कि इंडोनेशिया ने भी जो तैयारे लेने थे, राफेल्स खरीदने थे फ्रांस से, खबरें ये हैं कि वो भी रिव्यू कर रहे हैं कि हमें लेने भी चाहिए या नहीं। और राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी जो है डिसाल्ट, उसका हाल ये है कि वो प्रेजेंटेशंस दे रही है उन ममालिक को जिनसे उनके सौदे हो चुके थे या होने वाले थे, और बता रही है कि हमारा तैयारा जो था वो कितना ज़बरदस्त फाइटर जेट है, कितना मैनूवरेबल है, कितना ये आने वाले मिसाइल्स को डिसीव कर सकता है, कितना धोखा दे सकता है, और कितना बेहतर ये दुश्मन के ये आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको एक गलत एक फेक टारगेट की तरफ मोड़ सकता है, जो कि आपको पता है उसके पीछे एक दुम बन जाती है, डमी सा एक प्लेन बनता है, और वो जो कोई उसकी तरफ मिसाइल आ रहा है स्पेक्ट्रा सिस्टम है जिसके तहत वो यस तो वो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि हमारा तैयारा जो है वो तो हिट हो नहीं सकता था, और जो कि ये हिट हुआ है तो ये हमारे तैयारी का कसूर नहीं है। ज़रा उड़ाने वाले को भी चेक कर लें कि उड़ा कौन रहा था, तो उनका भी हो सकता है कसूर हो। तो डेस्परेटली वो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि हमारे तैयारे में कोई फॉल्ट नहीं। सो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। लेकिन मुझे बताइए, इंडिया में ये जो बहस चल पड़ी है कि हमें कौन सा तैयारा लेना चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है ये किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि अगर सुखोई की तरफ जाते हैं तो अमेरिका पहले ही आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप तो उनको बहुत शर्मिंदा कर रहा है रोज़ जी बिल्कुल कि रशियन तैयारा अब ये लेने की तरफ जाएं तो ये मसला होगा। F-35 लेते हैं तो F-35 तो आपको पता है कि अमेरिका में उनके अपने यहाँ एलॉन मस्क समेत बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा खिलौना ही है और तो कुछ नहीं। आपका क्या ख्याल है, इंडिया किस तरफ महंगा इतना है कि वो तो 1 घंटे की उसकी फ्लाइट जो ना $40,000 में पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ये क्या करेंगे अंबानी साहब हर दफ़ा चलाया करेंगे। आपने पहले सवाल किया ना, बेसिकली ये उसी से रिलेटेड हो जाता है कि इंडिया फ्यूचर के लिए क्या तैयारी कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया को कुछ चीज़ें उन्होंने अब तक सीख ली होंगी कि चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसको और पाकिस्तानी फोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये उन्होंने अब तक लर्न कर लिया होगा। तो अब जो पहले तो वो अपना रूल ऑफ एंगेजमेंट अपना ठीक करेंगे कि स्ट्राइक फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे कि आइंदा जो भी इंगेजमेंट हो उसमें ये लोग ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तानी तैयारों को वेट नहीं करेंगे कि वो इनको लॉक कर लें या इन पर अटैक करें। वो आते साथ ही पहले कोई भी तैयारा सामने आए, कोई भी बेस सामने आए, कोई भी
चीज़ जो उनको रजिस्ट करने की कोशिश करे उस पर वो फौरी अटैक कर देंगे। दूसरी बात यह है कि वो शुरू से जो उनके पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर वो ध्यान देंगे, उनको उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि उनके जो मिलिट्री हार्डवेयर है ना उसको अब बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूव करेंगे, कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब आने वाले दौर में पाकिस्तान में और ये साउथ एशिया में अब 5th जनरेशन जो तैयारे हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल, इन दोनों की टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं और बड़े भरपूर तरीके से इनमें जो पहले से मौजूद है उनमें भरपूर तरीके से इम्प्रूवमेंट होगी। तो इंडिया की अब पूरी कोशिश ये होगी कि वो ऐसे तैयारे और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को फौरी तौर पर हासिल करे जो पाकिस्तान के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का भी मुकाबला कर सकें, उसके मिसाइलों को जो साइलेंट मिसाइल हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकें, और बल्कि जो ऐसे तैयारे उनके लिए ज़रूरी हैं 5th जनरेशन वाले जो कि पाकिस्तानी रडार उसको डिटेक्ट ना कर सके। तो बेसिकली तो उनके पास, इंडिया के पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक ये है कि वो F-35 खरीद ले और एक ये है कि Su-57 खरीद ले। लेकिन इसमें ना आप गौर कीजिएगा कि लास्ट टाइम जो वो करने जा रहे हैं उसके कुछ इंडिकेशन जो है ना वो हमें नरेंद्र मोदी के एक कह लें कि उनकी ऑप्टिक्स से ना मिलती है। वो ये है कि जब वो आदमपुर बेस पर गए थे तो उनके पीछे एक तो S-400 मिसाइल की एक बैटरी खड़ी हुई थी, दूसरा ये था कि उनके एक MiG-29 तैयारा खड़ा हुआ था। यानी पूरी जो दोनों रशियन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने पीछे खड़ा करके एक तरह से उन्होंने पैगाम दिया दुनिया को कि हम जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा एतमाद करते हैं और हम इसे खरीदेंगे आइंदा भी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को एम्बैरेस तो नहीं कर रहे थे? एम्बैरेस भी कर रहे थे, बिल्कुल एम्बैरेस कर रहे थे, क्योंकि उनको जो ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत की सीज़ फायर करवाने के लिए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जिस किस्म का सीज़ फायर चाह रहे थे और जिसमें कि कोई वेस्ट का कोई तीसरी पार्टी ना हो, और वो चाह रहे थे कि तमाम मामलात को बायलैटरल तरीके से हल किया जाए। बायलैटरल का मतलब सिंपल है कि वो अपनी मर्जी का सीज़ फायर इम्पोज करना चाह रहे थे। लेकिन जब वो नाकाम हुए, एक दिलचस्प बात है, आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह का सीज़ फायर नहीं चाह रहे थे। अब देखिए, अगर मैं बात करना चाहूँ ऑफिशियली कोई, तो मैं किसी ऑफिशियल के, सीनियर ऑफिशियल के बयान को सच मान के ही बात करूंगा। जी जी। विक्रम मिस्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो बयान दे दिया कल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर नहीं करवाया। उन्होंने तो कैटेगोरिकली जो ब्रीफिंग उन्होंने दी उसमें उन्होंने कह दिया कि उन्होंने नहीं करवाया, जिसका मतलब बहुत लेट आया, बहुत लेट आया। लेकिन इसका एक मतलब है, इसका मतलब तो यह है कि वो डबल एम्बैरेसमेंट अब हो गई बीजेपी के लिए कि पहले तो चलो ये था ना कि अमेरिका ने दबाव डाल के हमसे सीज़ फायर करवा दिया, क्योंकि इंडिया में तो सीज़ फायर कुछ कस समझा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी नहीं था, बीजेपी ने खुद फैसला किया पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमें सीज़ फायर करना चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही दबाव था, पाकिस्तान के अटैक का दबाव था कि आपको सीज़ फायर करना पड़ा। देखिए, वो तो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बेसिकली शिकस्त कबूल की, हमारे DGMO ने उनसे रब्ता किया और उसके ज़रिए शिकस्त कबूल करके तो डी-एस्केलेट करवाया। वो तो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया बेसिकली, जो कि उन्होंने ही करवाया है, और उसमें ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों की अंडरस्टैंडिंग भी शामिल थी, तो उस वक्त तो किसी ने उससे इनकार नहीं किया कि ये चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाई। लेकिन जब इंडिया में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तो तब उनको इस चीज़ से पीछे हटना पड़ा। अब चूँकि काफ़ी दिन गुजर चुके थे, बहुत ज़्यादा दिन गुजर चुके थे, तो अब उनके लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना थोड़ा आसान होने लगा कि यार वो जो चीज़ एक थी, एक प्रेशर था, उससे हम निकल आए हैं, तो अब हम जो है ना अपनी मामला थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ, अवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ भी इनको कह देंगे, कुछ भी। अच्छा, मुझे वो फिर हम वापस उस बात की तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी ने रशियन इक्विपमेंट का एक जुमा बाजार लगाया और उसको डिस्प्ले किया, जिससे कि वो अगले, आपके ख्याल में वो एक इशारा दे रहे थे कि हम सुखोई 57 की तरफ जाएंगे, सुखोई 57 की तरफ जाएंगे, और दूसरा वो वेस्ट को भी ये तासर दे रहे थे कि देखें आपके तैयारे नाकाम हो गए, और हमारे पायलट बड़े कामयाब रहे थे, टाइम पे उन्होंने इजेक्ट किया। हाँ, और दूसरा ये कि ये जो आपने हम पर सीज़ फायर के लिए जो हमें एम्बैरेसमेंट दी है, तो आपको पता है कि इंडिया में तो ये एक रिवाज बन गया है, एक तरीकाकार बन गया है कि जो भी मुल्क उन्हें लगे कि इसने हमें एम्बैरेस किया है, परेशान किया है, उसका बाइकाट कर दो, उससे लड़ो, उसको वहाँ जाना छोड़ दो। कितने मुल्क तो बाइकआउट कर अमेरिका चुके को भी उन्होंने इसी तरह, कितने मुल्क बाइकआउट कर चुका है इंडिया अब तक? देखिए, तुर्की, अज़रबैजान, बांग्लादेश, ईस्टर्न बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश बिल्कुल ऊपर, आ जाए भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, मालदीव, ईरान,
टर्की, अजरबैजान जी बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका और किसी हद तक उन्होंने फ्रांस को भी ये मैसेज दे दिया कि भाई आपके भी तैयारे नाकाम हो। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रांस को भी ये मैसेज तो अब हम आपसे जो है ना वो इस तरह से डील नहीं करेंगे। अब ज़ाहिर है जो डील्स पहले हो चुकी हैं शायद उनको वो ना रिवोक करें, क्योंकि उन्होंने दुनिया को भी ये दिखाना है कि जी हमारे तैयारे तो नहीं गिरे। तो अगर वो डील को रिवोक कर देंगे जो उन्होंने अभी 26 तैयारों की, मैंने सुना है इंडिया में राफेल तैयारे के स्पेलिंग भी चेंज कर रहे हैं, RAFAIL राफेल। अच्छा, अब हम दोबारा इस तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर एक दफ़ा, जैसे कि आपने कहा कि रशिया की तरफ ही देख रहे हैं, जैसा कि बहुत पुरानी इंडिया की रवायत है कि वो रशियन वेपन्स पर ज़्यादा इन्हिसार करता है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त रशिया इस पोजीशन ही में नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इस तरह की डिमांड किसी मुल्क की पूरी कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है यूक्रेन वॉर में, और उसका इतना वेपन, इतना असलाह उसमें खप चुका है कि अब सबसे पहले तो अगर आज भी जंग ख़त्म होती है तो सबसे पहले उसको अपने असलाह जो है उसको दोबारा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस पोजीशन में मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या उस पोजीशन में भी है कि अगर इंडिया आज ये बात करता है कि उसको डिफेंस सिस्टम, सुखोई तैयारे और साथ उसके जो पूरा एक वेपन पैकेज है, मिसाइल वगैरह और सारी बैटरीज वगैरह, वो सब कुछ इसको दे सके 1 साल 2 साल में, क्या रशिया इस पोजीशन में है? देखिए, रशिया तो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो इंडिया के साथ उसका जो ताल्लुक़ है ना, उसमें कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि इंडिया कुछ जो रशियन टेक्नोलॉजी है ना उसको अपने मुल्क में अंडर लाइसेंस तैयार करता है। यानी उसके पास ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे वो रशियन तैयारे मैन्युफैक्चर करता है रशिया की इजाज़त से और उसकी सपोर्ट से, उसकी टेक्निकल असिस्टेंस के साथ। इसमें जो सबसे जो अहम चीज़ वो तैयार करता है वो है सुखोई 30। ये सुखोई 30 वो अपने मुल्क में तकरीबन 80-90% अब उसका दावा है कि मैं अपने मुल्क में तैयार कर रहा हूँ। बाकी कुछ इंजन वगैरह, रडार सिस्टम, इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ पुर्जे जो हैं वो रशिया से आते हैं, बाकी सब कुछ ये अपने मुल्क में तैयार करता है। तो इंडिया इंजन भी बाहर से आता है? इंजन भी बाहर से आता है, क्योंकि इंजन बेसिकली वो चीज़ होती है, वो मेन टेक्नोलॉजी होती है जो कोई मुल्क आम तौर पर उसकी टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं करता। वो अपने मुल्क में बनाते हैं क्योंकि उसमें माहौल भी एक उस तरह का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है वो उनके पास ज़्यादा होती हैं। तो लेकिन बाकी जो उसका जो तैयारी की बॉडी है जिसको फ्यूज़लाज कहते हैं, उसके बाकी जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ सेंसर्स वगैरह, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, वो मुल्क के अंदर वो इंडिया खुद तैयार कर लेता है। तो अब इंडिया के पास जो सुखोई 30 की फैसिलिटी है, इसी को कह रहे हैं कि इन्हेंस करके इसमें ही सुखोई 57 के लिए गुंजाइश पैदा कर ली जाएगी। तो रशिया जो है वो खुद से तैयार करके नहीं देगा, बल्कि वो सारी टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा इंडिया को, इंक्लूडिंग इंजन मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि इस वक्त जो सुखोई 57 है वो तैयार ना बहुत मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि सुखोई 57 जो है वो उसी को तो डिमांड करना चाह रहे हैं उनके मीडिया के हिसाब से, अगर मैं मीडिया को उनको देखूं जी, वो असल में उसकी वजह ये है तो अगर वो मुश्किलात का शिकार है तो वो देखिए मुश्किलात का शिकार इस तरह से है कि उस पर जो अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं, बाकी यूरोप वगैरह ने पाबंदियां लगा रखी हैं उस पर, उसकी वजह से जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं और जो ख़ास तौर पर जो उसके लिए बड़ी वाइटल चिप्स चाहिए होती हैं वो बेसिकली उनको नहीं मिल रही रशिया को। इस वजह से तैयारे में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं और वो तैयारे की जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है रशिया के अंदर वो बड़ी स्लो हो चुकी है। तो अब वो चाहते हैं कि अगर हम इंडिया को ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर दें तो इंडिया में ये बगैर किसी पाबंदी के बनना शुरू हो जाएंगे। और चूँकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है तो हो सकता है कि अमेरिका और वेस्ट उस पर इतनी पाबंदियाँ ना लगाए, तो वो चिप्स जो रशिया खुद से ओपन मार्केट से नहीं ख़रीद सकता वो इंडिया ख़रीद कर वहाँ पे यूज़ कर लेगा और इस तरह से वो तैयारे बन जाएंगे। और वो तैयारों की कुछ खेप जो है वो रशिया को मुंतकिल हो जाया करेगी और कुछ जो है वो इंडिया यूज़ कर लेगा। इस तरह से दोनों मुल्क इस तैयारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली उनका प्लान है। लेकिन देखें, रशिया के साथ अभी वेस्ट की लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, और आप जहन में रखें कि अगर आज सीज़ फायर हो भी जाता है तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका शायद रशिया के ऊपर कुछ पाबंदियां ख़त्म करते। लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप का मसला अभी हल नहीं होगा। यूरोप अपनी पाबंदियां उसी तरह रखेगा क्योंकि यूरोप के आपको पता बड़े सीरियस मसले हैं जी। हो सकता है गैस वगैरह की सप्लाई का कुछ मसला हल हो जाए, लेकिन ओवरऑल चिप जैसी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना मेरा नहीं ख्याल अभी कहीं मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र आ रहा है। चाइना के ज़रिए मुमकिन है कि रशिया को ये टेक्नोलॉजीज़ मिले। तो इन पाबंदियों के दरमियान भी इंडिया के लिए ज़्यादा आसान नहीं है कि वो 35 की तरफ जाए और अपना ज़्यादा माशी नुकसान करे। देखिए, इंडिया जो है ना वो एक सुपर पावर बनना चाहता है, उसका एम्बिशन बहुत बड़ा है,
F-35 खरीदने का मतलब है कि जस्ट आप पैसे देकर कुछ तैयारी खरीद रहे हैं जो कि आपको बहुत महंगे पड़े हैं, और आपने उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी आपको अमेरिका पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो आपको तैयार नहीं करने देगा उस तरीके से। अभी कम से कम मेरे में अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिका ने उन्हें ये ऑफर की हो कि आप F-35 को अपने मुल्क में तैयार कर सकें। तो इंडिया बेसिकली ये चाहता है कि वो वेपन्स खुद मैन्युफैक्चर करे। उसका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, आत्मनिर्भर प्रोग्राम, जिस प्रेसिडेंट ने उनको आईफोन मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं दे रहा बिल्कुल। और वो टिम कॉक को डांट रहा है कि तुम यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुम यहाँ अमेरिका में लाओ और इंडिया में नहीं करनी। तो वो आप समझ रहे हैं कि F-35 कहाँ जाने देगा। अच्छा, इससे पाकिस्तान के लिए इससे क्या क्या चैलेंजेस पैदा होंगे? एक दफ़ा हम एज्यूम करते हैं कि कोई 57 या F-35 जैसा कोई तैयारा या पूरा जो उसका वेपन पैकेज है वो इंडिया के पास आ जाता है, और इंडिया चूँकि अब अपनी खामी से वाकिफ़ हो चुका है, अब ज़ाहिर है इसका मतलब है आप दोबारा उसकी इस खामी को, इस गलती को, इस मिस्टेक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को अपने आप खत्म हो गया ना अब। हाँ, ज़ाहिर है कम से कम उसको बिल्कुल ब्लाइंड करके अटैक करने का जो हमारे पास ऑप्शन था वो हमने एक दफ़ा एग्जॉस्ट कर लिया। बिल्कुल। अब पाकिस्तान को अपनी क्या चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि हम किसी धोखे में आ जाएं। देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान को ना 2 चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो ये है कि पाकिस्तान को अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, जो लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और जिसमें मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाता है, हथियारों को इंटरसेप्ट किया जाता है, इसको ना काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे क्रूज़ मिसाइलों के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे जो हाई स्पीड मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इनको हिट करने के लिए पाकिस्तान को ना इस तरफ जाना होगा कि उसके पास ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हों जो इनको इंटरसेप्ट कर सकें। दूसरा जो मैंने एक चीज़ महसूस की वो ये थी कि गो के पाकिस्तान तो ये दावा करता है कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स गिराए हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ ड्रोन्स जो हैं वो आबादियों में भी गिरे, काफ़ी लॉसेस भी हुए उससे, यानी सिविलियंस के लॉसेस हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो एंटी ड्रोन वॉरफेयर की तरफ भी जाए, क्योंकि चाइना जो है, जो अगर चाइना से आप J-10 ले सकते हैं, PL-15 ले सकते हैं, तो चाइना ही वो मुल्क है जिसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। उसके पास माइक्रोवेव वेपन्स हैं, उसके पास एंटी ड्रोन गन्स हैं, और ड्रोन्स को डिटेक्ट करने वाले आलात अब आगे हुए हैं। तो अब जो हमें इस एक्सपीरियंस को देखते हुए ये करना चाहिए कि पाकिस्तान की हर मिलिट्री बेस पे और हर ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई हमले का ख़तरा है, वहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी होने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के ना ड्रोन्स के साथ वैसे भी एक बड़ा तल्ख रिश्ता है, बड़ा एक हमारा माजी जो है, जब वेस्टर्न बॉर्डर पे हमले होते थे, ड्रोन हमले होते थे, तो पाकिस्तानी कौम जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसको मतलब परेशानी होती थी कि ये हमारी सॉवरेंटी के ऊपर कैसे अटैक्स हो रहे हैं, और वो बरसों तक वो अटैक्स चलते रहे। तो अब पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा अब ये ईस्ट से ऐसा खतरा पेश आ रहा है, तो ये पाकिस्तान को इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। तो ये एक एंटी जो मिसाइल सिस्टम्स को इम्प्रूव करना और दूसरा एंटी ड्रोन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जब आप देखें कि हमारे इतने शहरों में इंडिया ने मिसाइल फायर किए और वो बिल्डिंग्स पे लगे, मसाजिद पे लगे, इनको भी हमें इंटरसेप्ट करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए। हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस ड्रोन वॉरफेयर में जो नई टेक्निक है, स्वॉर्म आता है, पूरा एक जत्था और एक सैलाब की तरह ड्रोन्स आते हैं, हमला करते हैं, तो कड्डी दल की तरह अटैक करते हैं। तो ज़ाहिर है उसको रोकना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनमें बहुत से स्मॉल ड्रोन्स होते हैं। हमने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि फ्यूचर ड्रोन वॉर्स कैसे लड़ी जाएंगी, चाइना की तैयारी क्या है, अमेरिका की तैयारी क्या है। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ड्रोन वॉरफेयर की तरफ जाएंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि देखें, ड्रोन वॉरफेयर का मतलब है द वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसका मतलब ये है कि अब एक तवील ऐसी जंग शुरू हुई है जिसको दोनों मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं। ड्रोन कभी ये 10-15 भेज देंगे, कभी वो भेज देंगे, कभी आपके सर्वेलेंस के लिए, कभी अटैक के लिए, कभी कामाकाजी, जैसे यूक्रेन और रशिया के दरमियान हो रहा है। यस। और किसी भी तौर पाकिस्तान और उससे ज़्यादा इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी इकोनॉमी और उसका सिविल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है हमारा और उनका दोनों का, कि वहाँ पर रोज़ाना ड्रोन्स आ रहे हैं। दोनों सोसाइटीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकती, दोनों इकोनॉमीज अफोर्ड नहीं कर सकती। और इंडिया चूँकि हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो रही होती हैं, वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ड्रोन्स हमारी तरफ मुसलसल आएँ। क्योंकि आपको पता है, जो चाहे दुनिया की टेक्नोलॉजी आप लें,
ड्रोन वॉरफेयर में आप मुकम्मल तौर पर एक आयरन कर्टन नहीं लगा सकते, ड्रोन अंदर पेनिट्रेट कर ही जाएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि यहाँ रैशनल प्रवेल करेगा, दोनों ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ पर काम भी करेंगे लेकिन इनको मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्तकिल इस्तेमाल अगर एक करेगा तो दूसरे के पास भी ऑप्शन है कि वो भी इस्तेमाल करे। हाँ, एक काम जिससे मुझे खौफ है वो ये है कि जो जो प्रॉक्सीज हैं वो ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रॉक्सीज की बात है ना, तो प्रॉक्सीज तो मुसलसल ड्रोन्स यूज़ कर रही हैं, क्योंकि अब जो ड्रोन्स हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है कि जो सिविलियन ड्रोन्स हैं उनको मिलिट्री ड्रोन्स में कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आसानी से मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको यूज़ कर रही हैं। तो लेकिन जो असल बात ये है ना, जो आपने बात की कि दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मुल्क इसको लिमिटेड वार में तो अफोर्ड कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा में स्वान भेजा, हाँ, एक दफ़ा में करेंगे। जिससे एक ऐसा टारगेट हिट कर दिया जिससे दुश्मन को बहुत ज़्यादा ज़रब लगी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची और आपने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। इस टाइप की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें स्वार्म की जो थ्रेट है उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बात एक आम चीज़ है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी जो होती है ना वो दुश्मन की नीयत पर नहीं बनती, इस बात पर नहीं बनती कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, वो इस बात पर बनती है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी सलाहियतें क्या हैं। तो अगर उसके पास ड्रोन है तो इसका मतलब ये है कि ड्रोन इस्तेमाल होगा, आप उसको ये नहीं सोच सकते कि वो नहीं करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के पास ड्रोन है तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करेगा, इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये सोचे कि पाकिस्तान ड्रोन नहीं भेजेगा। तो ये दोनों तरफ से ये टेक्नोलॉजी बार बार यूज़ होगी, क्योंकि ये दोनों ही मुल्कों के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ाइट में ना जो चीज़ सबसे आसानी से इस्तेमाल हो सकती है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि पहले LOC पर फायरिंग होती थी तो छोटे हथियारों से और तोपों से बमबारी की जाती थी, इसके अलावा जो बड़े हथियार थे, बड़े वेपन, टैंक वगैरह, मिसाइल, त्यारे, ये यूज़ नहीं होते थे, लेकिन लड़ाई जारी रहती थी और मुसलसल वो महीनों और सालों पर मुहित होती थी, वक्फे वक्फे से झड़पें चलती रहती थी। ड्रोन ना अब उनके हाथों में एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे वो बार बार इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपको याद होगा कि इंडियन मीडिया पहले से रिपोर्ट कर रहा था इस पहलगाम वाक़े से बहुत पहले से ना, कि पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान चाइना से ड्रोन्स लेकर LOC पर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसी तरह जो इंडिया है वो पाकिस्तान में क्वाडकॉप्टर्स भेज रहा था, उनके मार गिराने की खबरें आए दिन आती रहती थी। तो लेकिन ज़ाहिर है अब ये सिलसिला जो है वो कभी ना कभी तो थमना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क एक तवील दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपके पास एक इस हवाले से कोई फार्मूला है, कोई ऐसी एक डॉक्ट्राइन है जिससे टेररिज्म पे काबू पाया जा सकता है। तो देखिए, मेरे ख्याल में जो अप्रोच है आप सब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि मैं ये चाहता हूँ कि दोनों तरफ के जो अमन पसंद लोग हैं, जो कि हर वक्त जंगी घोड़े पर सवार नहीं रहते, उन लोगों को ताकतवर होना चाहिए, उन लोगों को आउटस्पोकन होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और उनको दोनों तरफ हाथ मिलाने चाहिए। उनको चाहिए कि दोनों तरफ एक दूसरे की फतह और शिकस्त में बहुत ज़्यादा नारे लगाने या फिर रोने वालों में शामिल ना हों, बल्कि उन लोगों में शामिल हों जो बैक वक्त ये भी बात कर रहे हो कि हाँ हमें अपने मुल्क का दिफा करना है, और साथ ही ये भी कह रहे हो कि हमें उस मुल्क का भी दिफा करना है और मिलजुल कर करना है, और हमने कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने देनी कि हम कल को फिर जंग की तरफ जाएं। तो मैं उसमें सबसे पहले तो जो ट्रस्ट लॉस है उस पर बात करना चाहूँगा कि देखिए, कश्मीर में कुछ भी होगा, हम कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा हल्का है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अरुणाब गोस्वामी या फिर दरोव राठी के स्टाइल के हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाकई अमन चाहते हैं, जिनको जो दिल से ये बात समझते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमेशा इल्ज़ाम लगाकर अमन की मंजिल हासिल नहीं कर सकते। वो लोग, उनका कंसर्न एक है पाकिस्तान से कि उनको भी शक होगा, आप और मैं ना भी माने तो कश्मीर में कुछ भी हो तो उनका भी एक शक जाएगा जिसका एक बैकग्राउंड है। इसी तरह पाकिस्तान में अब कुछ भी होगा, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर और तालिबान की तरफ से ख़ास तौर पर, तो पाकिस्तानियों को बेशक वो वाक़या उसके पीछे इंडिया हो या ना हो, पाकिस्तानियों का भी एक लेजिटिमेट कंसर्न वहाँ जाएगा। उन पाकिस्तानियों को मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया से अमन चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो कारोबार चाहते हैं, जो सफ़र करना चाहते हैं, लोग यहाँ से आए वहाँ से जाए, उनको भी एक कंसर्न होगा, क्योंकि इसका भी एक पास्ट है कि अभी उनके मीडिया में लोग बैठकर ये बातें करते हैं, उनके साबिक आर्मी ऑफिसर्स खुलकर बात करते हैं। लिहाजा हमें इनके कंसर्न को दूर करना है दोनों तरफ के। तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग गवर्नमेंट्स को मजबूर करें
और खुसूसन इंडिया जो कि एक बड़ा पार्ट है, तो वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट को मजबूर करें और ये समझाने की अपने यहाँ एक कोशिश करें कि देखिए, पाकिस्तान पर हर इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर हमला कर देने से दुनिया में कोई अहमक ही होगा जो समझेगा कि मसला हल हो जाएगा। इससे तो मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल किसी सूरत नहीं होगा। और जो समझ रहा है बल्कि बढ़ेगा और बढ़ेगा। बढ़ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को आप बहुत बड़ा आप नुकसान पहुंचा लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ के रेडिकल कमजोर होंगे, वो तो और ताकतवर हो जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान जो निकल आया रेडिकलिज्म हाँ, के शिकंजे हाँ जी, से, बिल्कुल। उसमें उसमें वापस फंसे। जाने का खतरा हो तो जाए। वो ये उनको कन्विंस करेंगे पाकिस्तान के साथ बैठें, और बैठने के बाद असल मैजिक स्टार्ट होगा कि एक लिस्ट ऑफ एक्शंस बने दोनों तरफ। इंडिया भी हमारे कंसर्न को एड्रेस करे कि पाकिस्तान में जिन अनासर से पाकिस्तान को शिकवा है, उनकी बेखनी में, उनको पकड़ने में, उनकी कार्रवाइयाँ रोकने में इंडिया जिस हद तक हमारी मदद कर सकता है वो करे। और हम इंडिया के अंदर, इंडिया को जिस जिस जगह से कंसर्न्स है, वो ऑर्गेनाइजेशंस कहीं भी बैठी हैं, उनके लोग कहीं भी बैठे हैं, पाकिस्तान उसको एड्रेस करे और उसकी एक चेक लिस्ट बने, और वो चेक लिस्ट पब्लिक हो पाकिस्तानी अवाम के सामने और इंडिया के अवाम के सामने। और कोई भी इस तरह का वाक़या अगर होता है तो उसका एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म हो जिसके अंडर वो उसकी सारी जांच हो। यकीन कीजिए, अब मैं अपनी तरफ से ये बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे शक हो गया, मुझे पता लग गया कि फ़लाँ जगह दुनिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई ऐसा बुरा इवेंट हुआ है जिसमें कोई पाकिस्तानी मुलविस है, तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस बात को मानने में भी, उसे कंडेम करने में भी, और उसकी रूट काज तक जाने में भी, उस पर बात करने में भी। यही मैं चाहूँगा कि इंडिया के लिबरल लोगों की तरफ से भी आवाज़ आए और वो भी ऐसा ही करना शुरू करें कि जब उनके मीडिया में और उनके यहाँ लोग BLA के लोगों को सपोर्ट करें तो उस पर आवाज़ उठाएं। इससे क्या होगा कि हम उस पॉइंट की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे जहां दोनों की तरफ ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होगा, और ये साफ पता भी लगना शुरू होगा कि कौन इस चेकलिस्ट पर अमल नहीं कर रहा। जब इंटरनेशनली एक चेकलिस्ट ओपन अवेलेबल होगी पाकिस्तानियों के सामने, इंडिया के सामने और दुनिया के सामने, तो मेरा ख्याल है कि साजिश करने वालों के पास रूम कम होता जाएगा। और फिर एक बहुत अहम बात है कश्मीर की, कि कश्मीर का जो मसला है, तो इसके ऊपर इसको हम अनलिमिटेड टाइम के लिए बैक बर्नर पर तो डाल सकते हैं अगर हम वहाँ पीस कर लें, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोई मुल्क भी ये कहे कि हम तो इस पर बात ही नहीं करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। देखें, 2 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ के करीब इंडिया में हैं और तकरीबन 60-70 लाख पाकिस्तानी साइड पर हैं, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को भी ऐड कर लें। और अगर सिर्फ हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो तकरीबन 40-50 लाख के बीच में बनते हैं। तो इन लोगों की रिश्तेदारियां हैं, आपस में ताल्लुक़ है, सदियों से ताल्लुक़ है। तो हमें कम से कम एक ऐसा मैकेनिज्म ज़रूर बनाना होगा कि ये इनमें पीसफुल आमदोरफ्त हो, आना जाना लोगों का शुरू हो। तो मुस्तकबिल में शायद किसी वक्त हम किसी हल पर पहुंच जाए, लेकिन फ़िलहाल ये जो 2 करोड़ के करीब लोग हैं, इनके लिए कुछ, इनकी ज़िंदगी आसान की जाए, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनका को आना जाना शुरू किया जाए, ये हो जाए। और उसके बाद एक और स्टेप के तौर पर, जिसको कि इंडिया इस वक्त बुरी तरह, ख़ास तौर पर BJP उनकी गवर्नमेंट, चूँकि उसका एक माइंडसेट बन चुका है पाकिस्तान दुश्मनी का, उससे उसको इंडियन अवाम ही निकाल सकती है और कोई नहीं निकाल सकता। कि पाकिस्तान के साथ ना हम खेलेंगे, ना उनके म्यूजिशियंस को आने देंगे, ना सिंगर्स को आने देंगे। और एक उन्होंने एक मंत्रा बना लिया है कि खून और तजारत एक साथ नहीं हो सकती, जबकि खून और तजारत कोई भी एक साथ नहीं कर रहा। जो खून कर रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। पानी एक साथ नहीं बह सकता। तजारत भी वो इससे पहले कहते थे, इससे पहले ट्रेड भी कहते थे कि खून और ट्रेड एक साथ नहीं होगी। अब कहते हैं पानी और खून भी एक साथ नहीं होगा। बात यह है कि खून बहाने वाले तो चंद एक हैं, दहशतगर्द हैं। हम भी उनको दहशतगर्द कहते हैं, आप भी कहते हैं। हम उनके हाथ में इन 1.5 अरब लोगों का फ्यूचर नहीं रख सकते। और जो इंडिया ने, BJP ने रेसिपी अपनाई है, वो तो ये है कि किसी भी वक्त कोई भी एक शख्स इस सारे अमन को तबाह कर सकता है। जाहिर है, जो कि बिल्कुल नॉनसेंस बात है, अगर आप किसी एक टेररिस्ट, एक ग्रुप या एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ही सब कुछ आप दे रहे हैं। तो इंडियन अवाम को चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट को इससे निकालें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीस ही चाहती है। अब वो 90s वाला पाकिस्तान नहीं है। असल में जो मैं बात समझा हूँ ना, इंडियन अवाम को वो बड़ी कामयाबी से 20-25 साल में इस धोखे में रखने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इंडिया से पीस नहीं चाहता, जबकि ये बात 100% गलत है। बिल्कुल। और उसके बाद जिस धोखे का वो शिकार हुए हैं वो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, कि इंडिया को वो एक ऐसे बबल में ले गए हैं
कि जिसमें उनको ये लगता है कि वो अमेरिका से भी ताकतवर हो चुके हैं, वो किसी भी मुल्क को धमकी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जबकि हमने अपने पिछले व्लॉग में बड़ा खुल के ये बात बताई है कि इंडिया के एक साइड तो ये है कि उसकी इकॉनमी दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन साथ में ये भी है कि उसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं अफ्रीका के बाद। नंबर ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा दुनिया में गरीब अगर किसी सारे मजमूई तौर पर एक तरफ और इंडिया की एक तरफ, तो क्या उनका राइट नहीं है कि वो एक मिडिल क्लास की तरफ आए? क्या पाकिस्तान के बेपनाह गरीब लोग और गरीब सूबों का राइट नहीं है कि उनको भी ऊपर लेके आ जाए? तो ये अगर जंग हम आपस में खेलते रहेंगे और चंद दहशतगर्दों के हाथ का शिकार हो जाएंगे कि वो जब चाहे अमन को उठा के परे फेंक दे, तो फिर तो ये मंजिल कभी अचीव नहीं की जा सकती। और जो पाकिस्तान को पनिश करके सीधा करने का एक फार्मूला बीजेपी सिखाने की कोशिश कर रही है, तो ये तो इसराइल गजा के साथ, हमास के साथ ये नहीं कर सका, और पाकिस्तान तो फिर एक उनको पूरी तरह घेरे में लेने के बावजूद नहीं कर सका। हाँ, और 18 माह हो गया नहीं कर सका। तो मेरा मैसेज ये है इंडिया के दोस्तों को, भाइयों को, मुझे उन्होंने कुछ किताबें भी दी हैं, मुझे इंग्लैंड में मिले, वो सारी अमन की किताबें थी, और वो भी उनमें बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि हमने इन दहशतगर्दों के हाथ में अपनी किस्मत नहीं देनी। जब भी कोई वहाँ वाक़या हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का ऑलरेडी एक मैकेनिज़्म तय हो जिसको दोनों मुल्क मिलकर तय करें, उसके मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी जिम्मेदार हों दोनों तरफ के लोग उसके सिर्फ उस शख्स या उन लोगों की तरफ उंगली उठाएं, उनको सज़ा दी जाए, ना कि दोनों मुल्क मुकम्मल एक दूसरे के ऊपर हल्ला बोलते हैं, जो कि एक मैडनेस है। तो ये मेरे जहन में खाका सा है, और मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी कोई गहरी बात नहीं है। हर अमन पसंद इंसान इसी किस्म की ख्वाहिश कर सकता है। अच्छा, इसमें आपको ये लगता नहीं है कि इसमें एक ट्रबल ये है कि जो पाकिस्तान में तो आपने कह दिया कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि इंडिया के साथ पीस हो, लेकिन क्या इंडिया में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सिर्फ जो लिबरल तबका है वो भी बहुत छोटा सा रह गया है, एक माइनॉरिटी बन चुका है। बदकिस्मती से वो तो नहीं चाहेगा, मतलब उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो बाकी लोगों को अपने साथ मिला के पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती की बात कर सके, या बीजेपी गवर्नमेंट को फोर्स कर सके कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बातचीत करें। आपका क्या ख्याल है? हाँ, बदकिस्मती से ये हो गया है, ऐसा हो गया है, और लेकिन मुझे बताएं इसके अलावा चारा कोई भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ, या फिर एक थर्ड पार्टी इंटरवीन करें। लेकिन यहाँ फिर एक मसला ये हो गया है कि इंडिया ने अपनी, वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी इतनी ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर ली है कि उनको लगता है कि दुनिया में कोई मुल्क भी उनकी सालसी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमेरिका से भी ऊपर चले गए हैं, चाइना से भी ऊपर चले गए हैं। असल में ये तो उनका बड़े अरसे से मसला बन गया। ये उनका मसला देखें आज का नहीं है, ये तो 71 में जब उन्होंने नहीं, मेरा ख्याल है अब ज़्यादा 72 में देखे ना, शिमला मुआहदा भी उन्होंने यही इसी तरह तय करने की कोशिश की थी कि बाइलैटरल होगा। हाँ, लेकिन तो उनके नज़दीक तो बाइलैटरल का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अपना फैसला थोप दे। हाँ, लेकिन मैं ये इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि शिमला के बाद इंडिया की तरफ से बहुत सी कोशिशें हुई, राजीव गांधी भी आए पाकिस्तान, वाजपेयी, लेकिन वो तो पाकिस्तान ने भी कोशिश की ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लेकिन वो नहीं चाहती हो सका ना। हाँ। इसलिए मैं अब एक बात कर रहा हूँ, अब जो उनके है ना एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी, उनमें फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी कि हम बड़े बरतर हैं, वो इस बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि इसमें अब एक हिंदू नेशनलिज्म भी शामिल हो चुका है। राम मंदिर की तामीर और बाबरी मस्जिद को जैसे उन्होंने गिराया, और आप देखें कि लिबरल वॉइसेस भी उस पर तनकीद अब नहीं कर सकें, जबकि 92 में बाबरी मस्जिद के गिराने पर तनकीद लोगों ने की थी वहाँ। लेकिन अब ये हाल है कि वो इस पर तनकीद करने के काबिल भी नहीं रहे। तो ये बहरहाल अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन जितनी भी कमज़ोर आवाज़ हो पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बहरहाल उसको मुसलसल अपने आप को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास सूरत कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान दे रहे हैं आप। लॉन्ग टर्म प्लान है ये, शॉर्ट टर्म, लेकिन मैं ये मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के वो लोग जो हम चाहते हैं, जो हर वक्त एक यहाँ एक जिहादी स्पिरिट में और वहाँ एक महाभारत, एक युद्ध के शौक में नहीं बैठे हुए, वही उनकी आवाज़ जब तवाना होगी और आवाज़ से आवाज़ मिलेगी, तो फिर एक मैकेनिज़्म ज़रूर बनेगा। आप देखें ना कि डेमोक्रेसी में जो बातें अच्छी और बुरी हैं, उनमें से एक बहुत अहम बात ये भी है कि जब आवाम में एक बात, एक आइडिया पॉपुलर होने लगता है, तो वो फिर लोग जो कैंडिडेट्स आते हैं, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार आते हैं, वो भी फिर उसी लाइन को टो करना शुरू कर देते हैं। सो
हम इसी एक डेमोक्रेसी की एक पॉइंट को इस्तेमाल करके अपने एक गोल की तरफ, पीस गोल की तरफ जा सकते हैं। आखिर में सैयद हसनैन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दूसरे प्रोग्राम के लिए भी आपने स्पेशल रिसर्च की और वक्त निकाला। एक हमारा, जैसा कि हमने बता दिया, सेशन बाकी है जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, क्या वो वाकई ख़त्म हो चुका है? क्या इस तरह ये जो 4 दिन की जंग हुई है, क्या इसने ये साबित कर दिया है कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस कायम था और दोनों मुल्क एक जंग की तरफ ना जाएं, हम काफ़ी मुतमईन हो चुके थे, ये बात ख़त्म हो चुकी है? और जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो न्यूक्लियर से ब्लैकमेल नहीं होंगे, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कबूल करेंगे, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम एक लंबी वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ चले गए हैं? और आप याद रखें कि नरेंद्र मोदी के 4 साल बाकी हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी बुरी तरह खो चुके हैं और वो इसे गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो अपने जानिसार और अपने जानशीन को लेकर आने के लिए कुछ भी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या वो न्यूक्लियर डेटरेंस के होते हुए मुमकिन है? क्या अब दुनिया एक नई जगह पर चली गई है जहां न्यूक्लियर इररेलेवेंट हो गया अगर दोनों के पास है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि कोई भी यूज़ नहीं करेगा? क्या इस तरह हम इस पे एक प्रोग्राम हमारा आखिरी है वो करेंगे। दोस्तों, आपके लिए भी एक पैगाम है कि आप ये मत समझिए कि हमने जो पार्टीशन के ऊपर सीरीज़ शुरू की थी वो हमने रोक दी है। वो सीरीज़ और आने वाली तमाम सीरीज़ उसी तरह आएंगी। ये सिर्फ स्पेशल 3 क्यूरियोसिटी पॉडकास्ट थे जो मैंने अपनी टीम के साथ आपके सामने रखना थे, जिनके 2 पार्ट अब यहाँ मुकम्मल हुए, 1 पार्ट रह गया है। उसके बाद आपके लिए वो सीरीज़ उसी तरह मुकम्मल की जाएगी जैसे कि DSJ पर पहले हुआ करती हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और पाकिस्तान की तीनों बड़ी वॉर्स, 1965 की, 71 की और कारगिल की, इनकी तमाम डिटेल्स हमने इन वीडियोस में आपके सामने रखी हैं। अगर आपने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप यहाँ पर टच करके देख सकते हैं।